ये है इंडियन इकोनॉमी का नया चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब तक हमने इंडिया की इकोनॉमी को ट्रैक किया कि मेनली क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है और ट्रेड में बेसिकली क्या क्या काम हो रहा है डिफरेंट ईयर्स में। इस चैप्टर में बेसिकली बातचीत क्या होगी कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इंडिया में वो कैसे काम किया। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और कुछ रिलेटेड टर्म्स समझेंगे। देन वील बी सीइंग कि इंडिया ने कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काम किया, क्या क्या डाटा रहा, एंड फाइनली चैप्टर को कंक्लूड करेंगे देख के कि क्या क्या और काम है जो स्टिल इंडिया को करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, राइट। तो शुरू करते हैं चैप्टर सिंपली। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स, लेट्स ब्रेक दीज वर्ड्स। रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, यूजेज होती है, वैल्यू होती है, राइट। उसके साथ जोड़ दिया ह्यूमन को, यानी कि ह्यूमन जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ यूजेज है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स बोल रहे हैं। जैसे कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है और हमें वो नेचुरली मिल रहा है। कोई बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स है। बिल्डिंग वगैरह की यूटिलिटी होती है और ये आदमी ने बनाए हैं, मैन ने बनाए। ह्यूमन रिसोर्स लोगों को कहा जा रहा है, लोग जिनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो। तो एक देश में जो भी लोग, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे वो काम नहीं कर रहे, जितने भी लोग एक देश में हैं वो सब उसके ह्यूमन रिसोर्स है। उसी तरीके से जैसे एक लैंड जिस पे कुछ काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा, वो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स रहेगा। उसी तरीके से ह्यूमंस चाहे काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है उनके पास, जो कि वैल्यू एडिशन यानी कि काम अगर वो करे तो वो काम में आ सकती है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखो पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। बेसिकली इकोनॉमी के साइज को बड़ा करने में जो भी ह्यूमन एबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं कंट्रीब्यूट करने की, वो ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि अब जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, सिर्फ यही ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, एक हाउसवाइफ भी ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वो भी एबिलिटी रखती है वैल्यू एडिशन में, कुछ काम करके देश की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में, वैल्यू को बढ़ाने में। ये बात समझो, ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये नहीं है कि जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, जिन लोगों के पास वो एबिलिटी भी है ना, वो भी ह्यूमन रिसोर्स। तो यानी कि यहाँ पे हम एक डिमार्केशन, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग नाम बनेगा, एंड जो लोग, एक ब्रॉडर हेडिंग बनेगा, जो लोग चाहे काम कर रहे हैं चाहे नहीं काम कर रहे पर एबल हैं काम करने के, एबिलिटी रखते हैं, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स। अभी एबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई वाली भी हो, कोई स्किल बेस्ड भी हो सकती है, कोई नॉर्मल वर्क लाइफ बेस भी हो सकती है। किसको बात समझ में? जैसे एक हाउसवाइफ का ही अगर सिंपल एग्जांपल ले तो वो खाना बनाना जानती है, अगर वही चीज़ वो कमर्शियली करने लग जाए तो वो वैल्यू एडिशन में, प्रोसेस में एक पार्ट बन जाएगी। तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। जब वो घर पर है, नहीं भी कर रही है वो कमर्शियल वर्क, तब भी वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। अगर वो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में पार्ट लेने लग जाए, कमर्शियली काम करने लग जाए, तो वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल भी बन जाए। ये डिफरेंस समझो कि लोग जो भी हैं, जितना भी पॉपुलेशन है, वो सारा ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन जो लोग एक्चुअली वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब ह्यूमन कैपिटल है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक है ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जितने लोगों के पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उनको हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में। ह्यूमन रिसोर्स एबिलिटी रखता है,
ये एक्चुअल पार्टिसिपेशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो ये चैप्टर किस बारे में कि हम कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पा रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, कैसे हम अपने ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स है, कहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं। क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एडिशन टू दिस स्टॉक, यानी ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में जो भी एडिशन हो रहा है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो बात समझ में आ गई? यानी एक साल भर में जितने भी नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, जितने भी नए इंजीनियर्स बन रहे हैं, जितने भी नए ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, वो सब किसका पार्ट होंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इतनी बात हमें क्लियर हो गई। एक और सिमिलर टॉपिक है जिसको लोग सेम समझ लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ह्यूमन डेवलपमेंट। पर इन दोनों में कुछ फर्क होगा। देखो समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर irrespective of its contribution in the process of value addition as human capital formation। क्या लिखा हुआ है इसे छोड़ दो, समझो इस बात को कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट में एक इंसान का बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी नॉलेज अपग्रेड की जाएगी। यानी कि अगर मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई हूँ, तो मैं एज ए ह्यूमन डेवलप कर गई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखेगा कि लोग अपना नॉलेज बढ़ाकर, अपना स्किल बढ़ाकर किस तरीके से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर कर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या देखता है कि लोग अपना नॉलेज बढ़ाकर, स्किल बढ़ाकर किस तरीके से देश में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यानी कि वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी एंगल ले जाता है कि वैल्यू कितना ऐड हुआ। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट में वो मॉनेटरी एंगल नहीं देख रहे कि आप डॉक्टर की डिग्री लेकर आप पैसे कमा पा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, वो नहीं चेक हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट में चेक हो रहा है कि अगर आप डॉक्टर बने हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपके विचार, आपका सोशल, जो सोशल बीइंग है वो कितना डेवलप। यानी कि इसका एंड गोल बेसिकली क्या होगा कि लोगों के पास स्किल्स कितनी बेटर हुई हैं, नॉलेज कितनी बेटर हुई है, उसी को अचीवमेंट देखा जाएगा। जहाँ की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वैल्यू कितना ऐड हुआ है उसको अचीवमेंट। बोलो बात समझ में आ रही कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जैसे आप लिटरेसी रेट देखो कि कितने लोग पढ़ लिख गए, तो लिटरेसी रेट अगर अच्छा हो रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलेगा अरे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे। लेकिन अगर लिटरेसी रेट अच्छा होने के कारण वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा। बोलो बिल्कुल समझ में आ रहा है? जो दो सिमिलर दिख रहे थे उनमें हम डिमार्केट कर पा रहे हैं, फर्क कर पा रहे हैं। हुआ क्या यहाँ पर बस एक और एडिशनल स्टेप ऐड हो जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन साथ साथ स्टार्ट होंगे कि नॉलेज और स्किल्स गेन करो। यहाँ पर नॉलेज और स्किल गेन करना ही एक अचीवमेंट है, पर ये बोलेंगे नॉलेज एंड स्किल गेन हो गया, अब देश में वैल्यू ऐड करो। बोलो बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसके हमारे पास सोर्सेस क्या, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं। एजुकेशन पे खर्चा करके, अगर और गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे और गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे तो लोगों के लिए एजुकेशन सस्ता होगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना? तो एजुकेशन पे खर्चा करके हमारी गवर्नमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकती है। हेल्थ पे खर्चा करके, लोग जो भी बीमार पड़ते हैं अगर उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना पड़े बहुत खर्चा होता है, लोग उस मेडिकल सर्विस को असेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल्स अच्छे हो, लोग वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जाकर ले पाएँ तो कहीं ना कहीं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, डेथ रेट कम होगा, ह्यूमन रिसोर्स बचेगा। और अगर ह्यूमन रिसोर्स बचेगा तो वो ह्यूमन कैपिटल में चेंज होने का चांसेस इंक्रीज हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो भी काम होते हैं उन्हीं पर काम करते करते जब आप काम सीखते हो उस टाइप की वर्क को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ एक ऑफिस में काम करना शुरू किया एंड आपको सारे दिन भर का एंड ऑफ द डे कैश चेक रखना होता है कि कितने पैसे गए एंड कितने पैसे आए। अब आपको ये काम करना नहीं आता, लेकिन जब आपको जॉब पे रखा गया तो आपको एक पर्सन अपॉइंट किया गया, आपको एक सीनियर अपॉइंट किया गया जो आपके साथ सारा दिन भर रहता है एंड सारा दिन भर रह के आपको काम सिखाते कि देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ह्यूमन कैपिटल
फॉर्म करने में। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स, जो अडल्ट्स हैं देश के जिनको एज अ चाइल्ड पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनके लिए स्टडी प्रोग्राम्स, इवनिंग स्कूल्स अरेंज किए जा सकते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। माइग्रेशन हेल्प कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए, गांव से शहरों में लाया जाए पढ़ाने लिखाने के लिए, ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सके। जहाँ पे बेसिकली कम रिसोर्सेज है ह्यूमन को बेटर कैपिटल बनाने के, वहाँ उस जगह से उनको ऐसी जगह पर लेकर आया जाए जहाँ पर उन लोगों के पास ज़्यादा चांसेस है ह्यूमन कैपिटल में बदलने के। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इसमें क्या बात हो रही है कि जो भी देश में स्कीम्स चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स चल रही हैं, जॉब्स चल रही हैं, मतलब खाली पोस्टिंग्स निकल रही हैं जॉब की, उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए लोगों, ताकि लोग उस जो भी ऑप्शन उनके पास है उसको टैप कर सके, उन ऑप्शंस को कहीं ना कहीं अक्वायर कर सके और अपने आप को एक ह्यूमन कैपिटल में फॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस मुद्दे का। चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रुप, जब इंसान पढ़ा लिखा होगा, कहीं ना कहीं नॉलेज होगी, कहीं ना कहीं स्किल्स होगी, तो उसका इमोशनल और मटेरियल इन्वायरमेंट दोनों ही बढ़ेगा। यानी कि अगर कोई अनपढ़ बंदा है या ऐसा बंदा है जिसके पास किसी भी प्रकार की नॉलेज या स्किल नहीं है, उसका जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जो मटीरियलिस्टिक लाइफ होगी, वो बहुत अलग होगी एक ऐसे व्यक्ति से जो कहीं ना कहीं स्किल्ड है, कहीं ना कहीं नॉलेजेबल है। तो जब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हो तो आप लोगों को एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल हमारे पास कैसी चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी हमारा मशीनरी है, जो भी हमारा मनी है, जो भी रिमेनिंग रिसोर्सेज है इंसान को छोड़ के, वो सब फिजिकल कैपिटल बन जाता है। और अगर इंसान बेटर नॉलेज और स्किल वाला होगा तो वो फिजिकल कैपिटल को और दिमाग लगा के बेटर यूज़ कर सकता है। इसको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है या ना। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, क्या होगा कि जब लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा सोसाइटी में विचर पाएंगे, एज इन सोसाइटी में ज़्यादा डील कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंड वो इक्वलिटी को भी प्रमोट करेगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो लोग थोड़े पिछड़े एरियाज़ में रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जैसे एरिया होते हैं, अगर इनको मौका मिलेगा इंफॉर्मेशन का, एजुकेशन का, तो होगा क्या, ये लोग वो चीज़ अक्वायर करके पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऐसी सोसाइटीज़ में जो एजुकेशन से चल रही है, स्किल या नॉलेज से चल रही है, एंड वो ओवरऑल देश की इक्वलिटी को प्रमोट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में फिर दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। राइजिंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हम सबका ख्याल नहीं रख पा रहे, सारे ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उतने स्कूल्स नहीं बना पा रहे, उतने हाउसिंग के स्ट्रक्चर्स नहीं बना पा रहे, उतने हॉस्पिटल्स नहीं बना पा रहे, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन एक ऐसी एक्टिविटी है जब कोई इंसान, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा एक देश में पलता है, बढ़ता है, एजुकेशन गेन करता है, एंड नॉलेज एंड स्किल अक्वायर करने के बाद वो किसी और कंट्री में जाके रहने लगता है, शिफ्ट हो जाता है। रीज़न, उसको लगता है कि उस कंट्री में मेरा ग्रोथ का प्रोसेस बेटर होगा, मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, बेटर सैलरीज होगी। उसने सारा नॉलेज एक देश से इकट्ठा किया, पर वो यूज़ कहाँ पे कर रहा है, किसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, दूसरी कंट्री के बेनिफिट के लिए। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। इंडिया में जॉब सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने के कारण लोग नॉलेज गेन करके कोशिश करते हैं कि हम बाहर चले जाए, बाहर हमें बेटर इनकम प्रोपोर्शंस मिलेंगे, विच इज़ लीडिंग टू ब्रेन ड्रेन। एंड ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं पर वो बाहर चले जाते हैं, राइट। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, हम लोग सही तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे कि हम अपने मैन पावर को किस तरीके से यूटिलाइज करें। समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं और हमें 10 तरीके के कामों की ज़रूरत है, हमें इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, और अलग अलग हमें लाइंस में लोग चाहिए। पर हो क्या रहा है, 10 में से 6 लोग इंजीनियर बन जा रहे हैं, एंड बाकी जिन फील्ड्स में लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर लोग पहुँच ही नहीं रहे। तो हो क्या रहा है कि मैन पावर प्लान नहीं कर पा रहे, हमारे पास लोग बहुत हैं पर हम फिर भी अपनी हर तरीके की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। एंड सिमिलर नेचर में
बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग भी आउट ऑफ ड्यूटी बैठे रहते हैं। यानी कि अगर 4 इंजीनियर्स की ज़रूरत है, 6 बन गए तो 2 लोगों को तो काम नहीं मिलेगा ना। तो हम लोग मैन पावर प्लानिंग अच्छे से नहीं कर रहे, डेफिशिएंसी हम कहीं ना कहीं उसमें फेस कर रहे हैं। इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर, माइनिंग वाइनिंग वाला जो भी ये सेक्टर होता है, बेसिकली फिशिंग वगैरह वाला, जो भी नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाला सेक्टर है उसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है। लाइक फसलों का कैसे ध्यान रखा जाए, किस तरीके से काम किया जाए, उन चीज़ों की काम करते करते ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं हैं, विच इज़ अगेन लीडिंग टू लेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, हमारे देश के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो है। लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन गेन नहीं करते, सब वही ग्रेजुएट होके +1 +2 करके 10th करके रुक जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो भी हमें एक प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलता है कि ह्यूमन कैपिटल जो हमें चाहिए वो फॉर्म नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये बात तो हमें पता ही है कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी कंट्री को डेवलप करने का। लोग डेवलप हो जाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर हो जाएंगे, स्किल्स एंड नॉलेज बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी अपने आप ही ग्रो करेगी। इनके हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ जिन्होंने टोटल अपना इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन पे, एंड आज हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इकोनॉमीज बहुत अच्छे से और बहुत बेटर तरीके से ग्रो कर चुकी है। तो व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। कि भाई एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, बिल्कुल सही बात है। इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पढ़े लिखे लोग होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के बेटरमेंट के लिए काम कर पाओगे, बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर आओगे। इट फैसिलिटेट्स यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन द होल कंट्री। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो नेचुरल रिसोर्स अच्छे तरीके से यूज़ होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, नॉलेज एंड स्किल वाले लोग होंगे, वो बेटर काम करेंगे। और साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है पूरी कंट्री का, वो भी ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा अगर एजुकेशन अच्छा होगा। इट एक्सपैंड्स मेंटल होराइजन ऑफ पीपल एंड कल्चरल स्टैंडर्ड। लोगों की जो सोच होती है, जो मेंटालिटी होती है, उसको भी ब्रॉडर करने में कहीं ना कहीं एजुकेशन हमें हेल्प करती है। क्या होता है, अक्सर हम सोसाइटी में ऐसी बहुत चीज़ें देखते हैं कि ऊंच नीच की बात है या जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, हम ऐसी सोसाइटीज़ में देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, जहाँ तक एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। कंपैरेटिवली जो बड़े शहरों में होगा वहाँ पे हमें ये चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। रीज़न कि लोग कहीं ना कहीं एजुकेट हो चुके हैं, तो वो एक लेयर से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनके मेंटल होराइजन हम कह सकते हैं कि ब्रॉडर हो गए हैं, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है सोच में। और वो कल्चरल स्टैंडर्ड्स के घूंघट निकाल के रखो, इस टाइप की चीज़ों से वो थोड़ा ऊपर उभर गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोसाइटी में एजुकेशन एग्जिस्ट कर रही है। इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन इन ग्रोथ। ज़्यादा लोग, अगर ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास इतना है, ह्यूमन कैपिटल इतना है, एजुकेशन से हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाया, तो ग्रोथ में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। डेवलप्स ह्यूमन्स पर्सनालिटी। एक इंसान जो एजुकेटेड है, जो स्किल्स हैं जिसके पास, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी भी बहुत डिफरेंट होगी एक ऐसे इंसान से जो किसी भी प्रकार की स्किल्स या नॉलेज पोजेस नहीं करता है, राइट। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों इंटरवेन कर रही है, कि ठीक है एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, समझ आ रहा है, पर हमें पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स की क्या ज़रूरत है? क्यों हम गवर्नमेंट स्कूल्स बना रहे हैं, क्यों हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वजह से। गवर्नमेंट कैसे काम करती है कि हमें तो लोगों का भला करना है, इसीलिए जब भी वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा रही है एक स्कूल खोलने में, एक हॉस्पिटल खोलने में, तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करके लोगों से वो कॉस्ट रिकवर नहीं करेगी। लेकिन अगर यही एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है जिसने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है,
तो वो लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे अपनी सर्विसेज के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिजनेस में डाला है उसको रिकवर कर सके, प्रॉफिटेबल हो सके। गवर्नमेंट क्या सोचेगी, हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है पर लोगों के लिए किया है या ना, तो गवर्नमेंट कहेगी अपने को प्रॉफिट से मुद्दा नहीं है, लोगों का काम होना चाहिए, लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने के कारण गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज आर एक्सपेंसिव, ये पॉइंट इसी में कहीं ना कहीं हमने कवर कर लिया कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, जिस टेस्ट के लिए, जिस सर्विसेज के लिए आपको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में वो चीज़ 400 रुपये में हो जाएगी। पुअर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का पॉपुलेशन कहीं ना कहीं क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पुअर है। अगर आप डेटा चेक करें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ऑलमोस्ट 74% ऑफ द इनकम सिर्फ 10% लोगों के हाथ में, एंड रिमेनिंग 26% इनकम 90% लोगों के हाथ में। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन कहीं ना कहीं पुअर रहने वाला है, एंड जिस वजह से हमें ज़रूरत है कि हम एक्सपेंसिव सर्विस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा है क्योंकि तो एक्सपेंसिव होंगी सर्विसेज, इसलिए हमें कोई ऐसी बॉडी चाहिए जो हमारे लिए उन सर्विसेज को सस्ता करके अवेलेबल करवा सके। एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर ड्यू टू लैक ऑफ अवेयर, अब जो पुअर इंसान है, जो पुअर हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इसके पास किसी टाइप की नॉलेज भी नहीं है, तो होता क्या, अक्सर जब ये किसी प्राइवेट बॉडी में जाती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाती हैं, तो इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनके साथ धक्का किया जाता है, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि भाई मुझे ये बीमारी है या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इनको मिसगाइड कर दिया जाता है सिर्फ पैसे बनाने के कारण। तो एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर होता है क्योंकि इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, इस वजह से गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, इन लोगों का ख्याल करना पड़ता है। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ द राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स, ये एक लॉ बना है हमारे पास जो कि कहता है कि बेसिक एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है और बेसिक जो हेल्थ की नीड्स है, वो हर ह्यूमन का, हर सिटीज़न का एक बेसिक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है, एंड कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न होता रहे, ये किसका काम है देखना, गवर्नमेंट का। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है एजुकेशन। गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें समझ आ गई क्यों है इंटरवेन करने की। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फिर खर्चा कितना करती है, भी तो बताओ गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है। इसको हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपये टोटल खर्च किए हैं इकोनॉमी में और जिसमें से 10 रुपये एजुकेशन को जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट 10% खर्चा कर रही है एजुकेशन में अपने टोटल खर्चे का 10%। या फिर हम कैसे देख सकते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जितनी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनका जितना भी वैल्यू है, उसका कितना परसेंट एजुकेशन में जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि 200 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इकोनॉमी में और एजुकेशन पे जितना भी खर्चा हो रहा है वो 20 रुपये, तो हम क्या कह सकते हैं, 10% ऑफ जीडीपी किस पे जाता है, एजुकेशन। तो ये हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं एजुकेशन को देखने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले, कुछ डेटा देखेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो एक बार क्विकली कुछ नाम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमें चैप्टर में दिए हुए हैं। द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 recommended spending 6% on GDP on education। ये कमिटी का नाम है, इस ईयर में बनी है, इन्होंने बोला है 6% करना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस है, ये हुआ नहीं हुआ वो बात अभी नहीं हुई। आगे क्या बोल रहे हैं, 1991 में तपस मजूमदार कमेटी बनाई गई जिन्होंने एस्टिमेट किया कि ऑलमोस्ट ₹1.37 लाख करोड़ 10 साल में गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना चाहिए। नाम याद करेंगे अपन, तपस मजूमदार कमेटी 10 साल में उन्होंने खर्चा करने को बोला 1.37 लाख करोड़। ओके, फिर एक कंपेयर टू रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अराउंड 4% ऑफ जीडीपी। अब उन्होंने बोला 6% सजेस्ट किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो रिकमेंडेशंस बता दी। अब बोला गवर्नमेंट एक्चुअली कितना कर रही है, सिर्फ 4% कर रही है जीडीपी का। ड्यूरिंग 1952 to 2014 एजुकेशन एक्सपेंडिचर
as percentage of total government expenditure rose from 7.92 to 15.7%. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का परसेंटेज अगर हम देखते तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, और अगर जीडीपी का परसेंटेज देखते हैं तो 0.64 टू 4.13% बढ़ा। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट कितना देख रहे हैं, दुगना चेंज आ गया है। पहले 7.92 था, 15.14 आ गए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0.64 टू 4.13%, सिर्फ 4 पॉइंट्स इंक्रीज किया जब जीडीपी से हम कंपैरिजन में देख रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स इंक्रीज किया। ओके, तो ये आपको एक कंपैरिजन दे दिया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का देखें तो ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अगर वही चीज़ हम जीडीपी से चेकआउट करें कि जीडीपी का कितना परसेंटेज था, वो कंपैरेटिवली कम था। इन 2009 गवर्नमेंट इनैक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट। 2009 में गवर्नमेंट एक्ट लेकर आई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। मोस्ट ऑफ द मनी गोज टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑलमोस्ट 49.68%, एंड 12.74% टू द टर्शरी एजुकेशन एज पर 2012। 2012 का डेटा है। एलिमेंट्री एजुकेशन है 10th तक का एजुकेशन, स्कूलिंग वाला एजुकेशन बेसिकली, उसमें ऑलमोस्ट 49.68% जा रहा है, और 12.74% टर्शरी एजुकेशन में जा रहा है। टर्शरी एजुकेशन इज जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का एजुकेशन होता है उसको हम टर्शरी एजुकेशन बोल देते हैं, हायर एजुकेशन बोल देते हैं। स्टेट वेरीज एजुकेशन एक्सपेंडिचर, जो स्टेट्स हैं वो भी एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती हैं। ये जो डेटा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा था। स्टेट टू स्टेट भी जो भी एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है वो वेरी करता है। इस टाइम हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट एक्सपेंस इनकर करती है एजुकेशन पे, और बिहार लोएस्ट एक्सपेंस इनकर करता है एजुकेशन पे। बिहार सबसे कम खर्चा कर रहा है एजुकेशन पे, एंड हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है एजुकेशन में गिवन ऑल द स्टेट्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, पर हाँ एक फैक्ट के तौर पर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एजुकेशन के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है 2020 में। तो ये बेसिकली फैक्ट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। ये बेसिकली सारे फैक्ट्स है जो कहीं ना कहीं हमें मे भी वो पेपर में पूछ सकते हैं। तो एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया क्या रही, क्या क्या इंडिया ने अचीव किया, अब हम 2 स्लाइड्स में डेटा देखेंगे कि एक्चुअली डेटा को कंपेयर करेंगे पुराने सालों से और करंट ईयर से, एंड समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली, हम कैसे कैसे बेहतर हुए पहले से। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका 1950 का डेटा है, यहाँ पे 2015-16 का डेटा है। एंड अगर आप सिंपल नंबर्स ही देखो तो नंबर्स में काफ़ी आपको फ़र्क देखने को महसूस होगा। सिर्फ 500 कुछ है और अब 39 कुछ थाउजेंड हो चुका है। सिर्फ 19.15 लाख है, अब 17 कुछ करोड़ हो चुका। यहाँ पे अगर आप डेटा देखो किस चीज़ का है, ये आपको बताए हुए हैं किन किन इंस्टीट्यूट्स में चीज़ें हैं, लाइक प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स कितने हैं, सेकेंडरी मतलब ये बताया हुआ है कि बिल्डिंग्स कितनी बनी हुई है, और ये आपको बनाया हुआ है उन बिल्डिंग्स में लोग कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये आप डाटा देख सकते हो, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो हमारा जनरल एजुकेशन का सिनारियो है वो काफ़ी एक्सपैंड हुआ है ओवर द ईयर्स। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं एजुकेशनल अटेनमेंट्स इन इंडिया, एडल्ट लिटरेसी रेट जैसी चीज़ें, मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट कि एक्चुअली लोग पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं जो उन्होंने शुरू किया वो कितना है, यूथ लिटरेसी रेट, पढ़ा लिखा नौजवान का क्या रेट्स है, वो भी हमें साल दर साल कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ पे अराउंड 60 कुछ है, अब हम 80 कुछ पे पहुँच चुके हैं, 70-80 कुछ है, 90 कुछ पे पहुँच चुके हैं। मेल्स में 70 कुछ है, यहाँ हम 93 में पहुँच चुके हैं, 54 कुछ है और 90। अब यहाँ पे आप देखो चीज़ें नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे गैप काफ़ी हाई है, लेकिन कंपैरेटिवली अब गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे गैप क्या है, काफ़ी हाई है। यहाँ पे गैप क्या है, इवन फीमेल्स बेटर कर रही है, ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, राइट। यहाँ पर क्या है, गैप काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कंपैरेटिवली कुछ कम हुआ है। तो इन डेटास को देख के बेसिकली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया ने अपने एजुकेशन सेक्टर को बेटर तो किया है ताकि ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा फर्म हो सके, लेकिन स्टिल आज भी
एजुकेशन एक चैलेंजिंग प्रपोर्शन है, एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है हमारी गवर्नमेंट के लिए। आज भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, अभी भी बहुत लोग अनपढ़ हैं, इन एडिकेट। वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन क्या होता है? वोकेशनलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जो आपका मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो आपको स्कूल्स में मैथ, साइंस एटसेट्रा पढ़ाया जाता है, इससे बाहर निकलकर इंस्टेड स्किल्स का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि सिलना सिखाया जाए, कीले ठोकना सिखाया जाए, टेबल्स बनाना सिखाया जाए, चेयर्स बनाना सिखाया जाए, कुछ भी इस टाइप का काम। जो स्किल बेस्ड वर्क है, अगर आप उसका नॉलेज गेन करते हो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का नॉलेज गेन करते हो, उसे हम वोकेशनल स्टडीज़ कहते हैं। तो इंडिया में कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन है, वोकेशनलाइजेशन ज़्यादा नहीं है। जो ऐसी स्किल बेस्ड वर्क है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। अगर लोग ग्रेजुएट्स होते भी जा रहे हैं तो बेसिकली उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं होती हैं जो एक्चुअली काम में लाकर वो ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं, वैल्यू एडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जेंडर बायस कहीं ना कहीं अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने डेटा देखा ही, कहीं ना कहीं अब भी हम देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल के जो रेशियोज हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो कंट्री में जेंडर बायस है, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम कि एजुकेशन फीमेल्स उतना नहीं ले पा रही हैं जितना मेल्स को मिल रहा है, जिस वजह से फीमेल जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल में अच्छे से तब्दील नहीं हो पाते हैं। लो रूरल एक्सेस लेवल, जो रूरल एरियाज़ है वो ज़्यादा स्कूल्स, ज़्यादा हॉस्पिटल्स को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं आज भी, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। प्राइवेटाइजेशन, चीज़ों को प्राइवेटाइज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है एंड हमने समझा कि जब भी चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मोटिव होगा कि भाई प्रॉफिट कमाना है अपने को, वो वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। रिजल्टेंटली चीज़ों के कॉस्ट, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो महंगी हो जाएंगी एंड अगेन बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन अगेन एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारा एजुकेशन को सब तक पहुंचाने का। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट जो भी एजुकेशन पर खर्चा कर रही है वो आज भी काफ़ी कम है। अगर आप ऐसी कंट्रीज़ को चेक करें जैसे कि सिंगापुर है, फिनलैंड है, तो आप नोटिस करेंगे कि एजुकेशन पे ये कंट्री ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 40-50% खर्चा कर देती है एजुकेशन पे, और हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 6 से 10% तक वेरी कर रहा है, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम कि एजुकेशन हम उतना नहीं लेकर जा पा रहे हैं सभी लोगों तक। बोलो इतनी बात हमें समझ में आ गई, चैप्टर का हमें आइडिया मिल गया, हाँ या ना? अब इस चैप्टर को अपन बुक से रीड कर लेंगे, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो चैप्टर्स अब आएंगे, यहाँ तक हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ के आए उसमें हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड उनकी चीज़ें देख ली। अब हम बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स उठा के समझेंगे कि इंडिया इन एरियाज़ में कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने क्या समझा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमने इसका मतलब समझा। देन हमने देखा कि इंडिया कैसा कर रहा है। देन हमने देखा कि इसका एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि अगर आप एजुकेशन बेटर कर लो तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप कहीं ना कहीं बेटर होने लग जाएगा। फिर हमने देखा कि इंडिया ने ओवर द ईयर्स क्या क्या अचीव किया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, एंड कंक्लूसिवली हमने देखा कि आज भी इंडिया को मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ह्यूमन कैपिटल को बेटर करने के लिए। इतनी बात हमें समझ आ गई। मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।